Hello everyone. This is lecture number 6 of the unit 4 that is properties of matter. आज का हमारा टॉपिक है विस्कोसिटी. अब विस्कोसिटी का सिंपल बेसिक मीनिंग है फ्रिक्शन इन लिक्विड. इसके पहले हमने फ्रिक्शन इन सॉलिड्स देखा था यूनिट नंबर 2 में. तो विस्कोसिटी कहाँ पे यूज होता है? विस्कोसिटी का सिंपल मीनिंग है फ्रिक्शन इन लिक्विड. अब यहाँ पे देखिए साइड में डायग्राम गिवन दिया हुआ है, ठीक है. अब ड्रॉ कर लीजिए डायग्राम. अब सबसे पहले विस्कोसिटी का डेफिनेशन लिखते हैं क्योंकि विस्कोसिटी का डेफिनेशन आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है. तो विस्कोसिटी का डेफिनेशन यहाँ पे लिख रहा हूं मैं ब्लू इंक से. द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड by virtue of which its motion is opposed due to the relative motion between adjacent layers of liquid is called as viscosity. तो विस्कोसिटी समझने के लिए सबसे पहले आपको क्या लैमिनार फ्लो कंसीडर करना है. अब लैमिनार फ्लो क्या होता है ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी एक्सप्लेन किया था. लैमिनार फ्लो वो फ्लो होता है जिसमें दो लेयर्स है वो पैरेलली मूव होती है, ठीक है. उसमें कोई भी मिक्सिंग नहीं होता. वो फ्लो को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रीमलाइन फ्लो. ओके, तो यहाँ पे हमें लैमिनार फ्लो कंसिडर करना है जिसमें सभी लेयर्स पैरेलली मूव कर रहे हैं. तो हम कंसिडर कर रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे कोई ग्राउंड है OX जिसको हमने नाम दिया है OX और इसके ऊपर कुछ लेयर्स मूव कर रही है. यहाँ पे देखिए फॉर एग्जांपल लेयर AB, लेयर CD, लेयर EF. अब आपको दिख रहा होगा कि जैसे जैसे लेयर बढ़ती जा रही है, डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है ग्राउंड से, उसका स्पीड क्या है? वेलोसिटी बढ़ते जा रहा है. फॉर एग्जांपल अगर हमने कंसीडर कर लिया कि जो लेयर CD है उसका अगर वेलोसिटी हमने v कंसीडर किया तो देखिए उसके ऊपर वाला जो लेयर है EF उसका वेलोसिटी यहाँ पे गिवन दिया है कितना? v प्लस dv. मतलब यहाँ पे क्या हुआ? वेलोसिटी में इंक्रीज हुआ. वैसे ही अगर आप CD के नीचे वाला लेयर देखोगे AB, उसमें देखिए वेलोसिटी में डिक्रीज हुआ है, v माइनस dv लिखा हुआ है, ठीक है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? जैसे जैसे हम ग्राउंड से ऊपर जाएंगे, जैसे जैसे लेयर्स बढ़ते जाएंगे तो जो टॉप मोस्ट लेयर रहेगी उसकी वेलोसिटी काफी ज्यादा रहेगी एज कंपेयर टू लेयर बिलो इट. तो यहाँ पे अब देखिए सभी x डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं. फॉर एग्जांपल हम कंसीडर कर रहे हैं कि सभी जो लेयर्स है वो x डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं. अब यहाँ पे जो लेयर EF है वो ज्यादा वेलोसिटी से मूव हो रही है. तो ये क्या करेगी? ये जो EF लेयर है वो CD लेयर को भी एक्सीलरेट करने की कोशिश करेगी, मतलब आगे लेके जाने की कोशिश करेगी. एट द सेम टाइम क्या होगा? ये जो लेयर CD है वो क्या करेगा? EF जो लेयर है उसको स्लो डाउन करने का कोशिश करेगा. तो इसके वजह से क्या होगा? यहाँ पे होगा रिलेटिव मोशन. और जहाँ पे रिलेटिव मोशन हुआ, क्योंकि ये एक दूसरे के कांटेक्ट में है सभी लेयर्स, इसके वजह से क्या होगा? यहाँ पे फ्रिक्शन जनरेट होगा और इसी फ्रिक्शन को नाम दिया है मोशन. इसी फ्रिक्शन को हम बोलते हैं विस्कोसिटी. दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड बाय वर्च्यू ऑफ विच इट्स मोशन इज अपोज्ड ड्यू टू द रिलेटिव मोशन. तो यहाँ पे हमने लैमिनार फ्लो कंसिडर किया. यहाँ पे हमने क्या कंसीडर किया? हमने यहाँ पे लैमिनार फ्लो कंसीडर किया डायग्राम में. OX हमने क्या लिया? हॉरिजॉन्टल सरफेस. OX है आपका हॉरिजॉन्टल सरफेस. यहाँ पे हमने कंसीडर किया कि जो लेयर CD है, CD का डिस्टेंस फ्रॉम OX, हॉरिजॉन्टल सरफेस, डिस्टेंस ऑफ CD, डिस्टेंस ऑफ लेयर CD फ्रॉम OX इज, हमने क्या कंसीडर किया? इसको स्मॉल y कंसीडर किया. तो देखिए यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ता हुआ जा रहा है. फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे
लेयर EF है उसका डिस्टेंस यहाँ पे कितना गिवन दिया है, y प्लस dy। तो यहाँ पे लिखेंगे हम डिस्टेंस ऑफ लेयर EF, डिस्टेंस ऑफ लेयर EF फ्रॉम सरफेस OX इज, क्या होगा यहाँ पे देखिए डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है y प्लस dy। ओके, डिस्टेंस क्यों बढ़ते जा रहा है, क्योंकि हमारे लेयर्स इंक्रीज होते जा रहे हैं। हमने क्या किया, फॉर एग्जांपल CD जो है हमने लेयर कंसीडर किया जिसका वेलोसिटी v है। जैसे हम ये लेयर के ऊपर जाएंगे उसमें वेलोसिटी में इंक्रीज होगा, और ये लेयर के नीचे जाएंगे वेलोसिटी में डिक्रीज होगा। तो ये जो फास्टर मूविंग लेयर है, फॉर एग्जांपल अभी इसको कंसीडर कीजिए, C और D जो लेयर है उसको कंसीडर कीजिए। तो यहाँ पे क्या करेगी, CD जो लेयर है वो एक्सीलरेट करने की कोशिश करेगी, कौन सी लेयर को, AB जो लेयर दिख रही है आपको, इसको क्या करेगी, आगे की तरफ लेके जाने की कोशिश करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने प्लस का साइन दिया, ये क्या करेगी, एक्सीलरेट करने की कोशिश करेगी। एट द सेम टाइम क्या होगा, ये जो लेयर AB है ये क्या करेगी, डी एक्सीलरेट करने की कोशिश करेगी। किसको, जो लेयर CD है उसको। यहाँ पे क्या हो रहा है, रिलेटिव मोशन, और इसी रिलेटिव मोशन को नाम दिया गया है, सॉरी ये रिलेटिव मोशन की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है। और ये जो मोशन अपोज कर रहा है इसको हमने क्या नाम दिया, रिलेटिव मोशन, और इसको बोलते हैं हम विस्कोसिटी। तो यहाँ पे आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं मेंशन भी कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल हम दो लेयर्स कोई भी कंसीडर करेंगे, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लेयर EF लेयर है वो क्या करेगी, एक्सीलरेट्स लेयर CD, और लेयर CD क्या करेगा, इट विल डी एक्सीलरेट, मतलब स्लो डाउन करेगा, टेंजेंशियल बैकवर्ड ड्रैगिंग करेगा, बैकवर्ड ड्रैगिंग, या उसे हम बोल सकते हैं डी एक्सीलरेट्स लेयर EF। ठीक है, तो दो लेयर्स के बीच में क्या हो रहा है, यहाँ पे रिलेटिव मोशन हो रहा है, और यहाँ पे क्योंकि अपोज कर रहा है लेयर CD क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है फ्लो ऑफ EF लेयर को, तो इसके वजह से यहाँ पे फ्रिक्शन जनरेट हुआ, और इसी को हमने नाम दिया है विस्कोसिटी। होपफुली आपको विस्कोसिटी समझ में आया होगा। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए वेलोसिटी ग्रेडियंट। पहले इसका डेफिनेशन लिख देते हैं। ये जो मैं यहाँ पे आपको डेफिनेशंस लिखवा रहा हूँ ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2 मार्क्स के हमारे क्वेश्चंस आते हैं उसमें ये डेफिनेशंस पूछे जा सकते हैं। तो हम पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं फिर समझते हैं टॉपिक। So the velocity gradient is nothing but the rate of change of speed with the distance perpendicular to the flow of liquid is called as velocity gradient। और वेलोसिटी ग्रेडियंट को शो किया जाता है किससे, dv/dt। So velocity gradient is the measure of how velocity of a fluid changes as you move certain distance. In simple terms, it just describes how much faster or slower one layer of fluid is moving compared to a layer next to it। मतलब यहाँ पे भी हमें रिलेटिव मोशन ही देखना है कि कौन सी लेयर कितना फास्ट या स्लो मूव हो रही है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे दो लेयर्स हम कंसिडर करते हैं, ये लेयर 1 हो गया और ये लेयर 2 हो गया। मान लीजिए लेयर 1 का नाम हम AB दे रहे हैं और लेयर 2 का नाम CD दे रहे हैं। ये हम स्ट्रीमलाइन फ्लो कंसिडर कर रहे हैं, तो आप देख सकते हो जो लेयर AB है वो CD से पैरेलल मूव हो रही है। मान लीजिए लेयर CD का वेलोसिटी हम कंसिडर कर रहे हैं V1 और लेयर AB का वेलोसिटी हम कंसिडर कर रहे हैं V2। यहाँ पे नोट कीजिए वेलोसिटी ऑफ V1 विल बी ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ V2, जैसा कि हमने विस्कोसिटी में देखा था। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी ग्रेडियंट इज नथिंग बट
dv बाय, वेट अ मिनट, यहाँ पे लिखिए dv बाय dy, यहाँ पे करेक्शन कीजिए, dv बाय dy, dv बाय dy। ओके, अब वेलोसिटी ग्रेडियंट में देखिए, ये जो dv टर्म दिख रहा है आपको, इट इज नथिंग बट द चेंज इन वेलोसिटीज बिटवीन दिस टू पैरेलल लेयर्स। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए चेंज इन वेलोसिटीज मतलब v2 सॉरी v1 माइनस v2, v1 माइनस v2, चेंज इन वेलोसिटीज, कितना चेंज आ रहा है दो वेलोसिटीज के बीच में। क्योंकि हमारा डेफिनेशन देखिए, डेफिनेशन क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, स्पीड बोल सकते हैं, अगर उसका डायरेक्शन रहेगा तो हम उसे वेलोसिटी बोलेंगे। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड विद द डिस्टेंस परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ लिक्विड। अब डिस्टेंस परपेंडिकुलर क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने जो फ्लो कंसिडर किया वो लैमिनार फ्लो है। तो यहाँ पे डिस्टेंस परपेंडिकुलर मतलब, यहाँ पे मैं रेड इंक से शो कर रहा हूँ, ये दो लेयर्स के बीच का डिस्टेंस परपेंडिकुलर, और इसको नाम दिया गया है dy। ओके, dv क्या है समझा आपको, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, या हम इसे बोल सकते हैं चेंज इन वेलोसिटीज बिटवीन टू पैरेलल लेयर्स। यहाँ पे नोट भी करके लिखता हूं मैं, इट इज नथिंग बट चेंज इन वेलोसिटीज और स्पीड, चेंज इन वेलोसिटीज बिटवीन टू पैरेलल लेयर्स। ओके, और dy क्या है, dy हमारा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दिस टू लेयर्स। सो dy इज नथिंग बट द, यहाँ पे लिख रहा हूं dy इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू लेयर्स और टू पैरेलल लेयर्स। ओके, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट अगर हम स्टडी करेंगे तो इसका एसआई यूनिट जो रहेगा, एसआई यूनिट जो रहेगा वो आएगा आपका सेकेंड इनवर्स। ये नोट करके रखिए, एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए आ सकता है, डिफाइन वेलोसिटी ग्रेडियंट एंड स्टेट इट्स एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट आएगा इसका सेकेंड इनवर्स। अब वेलोसिटी ग्रेडियंट हमने पहले इसलिए पढ़ा क्योंकि ये हम जो आगे पढ़ने वाले हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कस फोर्स, उसमें ये इंट्रोड्यूस होने वाला है। ओके, तो नेक्स्ट हेडिंग लिख दीजिए, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कस फोर्स। तो सबसे पहले हम लॉ जो है वो मेंशन कर देते हैं, लिख लेते हैं लॉ क्या है। सो द अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, the force exerted on the faster layer, the force exerted on faster layer by an adjacent slower layer is proportional to, डायग्राम हम सेम कंसीडर करेंगे, ये जो मैंने यहाँ पे फिगर बनाया है सेम कंसीडर कर सकते हैं। दो लेयर्स है, एक है ए बी और एक है सी डी। हम यहाँ पे लैमिनार फ्लो कंसीडर कर रहे हैं, तो ये पैरेलल मूव हो रहे हैं, ठीक है। उनके बीच का डिस्टेंस क्या कंसीडर किया हमने, डी वाई, और दोनों की वेलोसिटीज अलग अलग रहेगी। लेयर सी डी क्या करेगी, वो फास्ट वेलोसिटी से मूव होगी एज कम्पेयर टू लेयर ए बी। तो हम अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कस फोर्स इसमें पढ़ेंगे कि जो विस्कस फोर्स होता है वो किस चीज पे डिपेंड होता है। तो द फोर्स एक्सर्टेड ऑन फास्टर लेयर बाय एन एडजेसेंट स्लोअर लेयर इज प्रोपोर्शनल टू, सो द फोर्स एक्सर्टेड ऑन फास्टर लेयर, फास्टर लेयर कौन सा है इसमें, फास्टर लेयर है सी डी। किस कौन एक्सर्ट कर रहा है, स्लोअर लेयर। स्लोअर लेयर कौन है, जो इसके नीचे से मूव हो रही है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लेयर हमने कंसीडर किया है ए बी, इज प्रोपोर्शनल टू। अब ये किन चीजों पे डिपेंड करता है, तो ये दो चीजों पे डिपेंड होता है। पहला है आपका द एरिया ए ऑफ लेयर, द एरिया ए ऑफ द लेयर,
ऑफ कोर्स कितना एरिया कवर कर रहा है लेयर उसके ऊपर डिपेंड है, और दूसरी चीज है वेलोसिटी ग्रेडियंट जो हमने अभी पढ़ा, वेलोसिटी ग्रेडियंट जिसको हमने dv बाय dy नाम दिया है। ओके, एंड इट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। अगर डायरेक्शन ये है, देखिए अगर x एक्सिस में मूव हो रहे दोनों लेयर्स तो ये परपेंडिकुलर है टू डायरेक्शन ऑफ दैट फ्लो। तो अगर इसे मैथमेटिकली लिखा जाए तो फोर्स, विस्कस फोर्स मतलब हम F यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं, ये किसके प्रोपोर्शनल है, इट इज प्रोपोर्शनल टू एरिया, एरिया के लिए हम नाम देते हैं A, एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट, सो dv बाय dy। नाउ अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाना होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, प्रोपोर्शनलिटी साइन अगर हट जाएगा तो बीच में आएगा एक कांस्टेंट टर्म, सो देयरफॉर f इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम इंट्रोड्यूस करते एक टर्म ईटा। अब ये ईटा टर्म हमने लास्ट क्लास में भी देखा था, कब, जब हमने पढ़ा था क्रिटिकल वेलोसिटी, उसमें ये ईटा वाला टर्म इंट्रोड्यूस हुआ था, और उसको हमने नाम दिया था क्या, उसको हमने नाम दिया था कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ओके, तो यहाँ पे हम इसे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ईटा वाला टर्म जिसको हम नाम देते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। बाकी टर्म एज इट इज आ जाएंगे, ए एज इट इज आया, dv एज इट इज आया, एंड dy भी एज इट इज आया। अब क्योंकि यहाँ पे क्या लग रहा है, फ्रिक्शन, आपको पता है फ्रिक्शन इज अ अपोजिंग फोर्स, अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी इज नथिंग बट बेसिकली फ्रिक्शन इन द फ्लूइड। तो क्योंकि हमने यहाँ पे ईटा जो टर्म है वो इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है, और ईटा को हमने क्या नाम दिया है, इट इज नथिंग बट द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इट इज अ कांस्टेंट टर्म, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। और इसको और एक नाम दिया जाता है एब्सोल्यूट विस्कोसिटी, और एक नाम दिया जाता है डायनेमिक विस्कोसिटी। तो एग्जाम में आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है, डिफाइन कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और डिफाइन एब्सोल्यूट विस्कोसिटी, और डिफाइन डायनेमिक विस्कोसिटी। इसका डेफिनेशन भी हम देखेंगे। अब आपको पता है इट इज विस्कोसिटी जैसी टर्म आ गया, मतलब आपको पता है यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे क्या लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है दो लेयर्स के बीच में, ठीक है, क्योंकि रिलेटिव मोशन हो रहा है, दो लेयर्स के बीच में क्या हो रहा है, रिलेटिव मोशन हो रहा है। अपर लेयर फास्ट मूव कर रही है, वो जो उसके नीचे वाली लेयर है उसको भी फास्ट मूव कराने की कोशिश कर रही है। एट द सेम टाइम क्या हो रहा है, जो उसके नीचे वाली लेयर है वो अपर लेयर को अपोजिट डायरेक्शन में ड्रैग करने की कोशिश कर रही है, ठीक है, इसलिए हम इसे बोलते हैं टेंजेंशियल बैकवर्ड ड्रैगिंग। दैट इज, ये अब इतना गैप नहीं रहता है इसमें, ठीक है, dy मतलब काफी छोटा सा गैप हमने कंसीडर किया, तो ये क्या करेगा, इस लेयर को बैकवर्ड डायरेक्शन में ड्रैग करने की कोशिश करेगा। कौन, ए बी जो लेयर आगे मूव हो रहा है वो सी डी लेयर को पीछे के डायरेक्शन में ड्रैग करने की कोशिश करेगा, और इस ड्रैगिंग को हम नाम देते हैं टेंजेंशियल बैकवर्ड ड्रैगिंग, टेंजेंशियल बैकवर्ड ड्रैगिंग। अब यहाँ पे क्योंकि विस्कस फोर्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो चुका है, ठीक है, ये जो फोर्स है इट इज नथिंग बट द विस्कस फोर्स, विस्कोसिटी में जो फोर्स लग रहा है तो इसको हम नाम देते हैं विस्कस फोर्स। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन हम क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे। नेगेटिव साइन क्यों इंट्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो लेयर ए बी है वो लेयर सी डी को बैकवर्ड डायरेक्शन में, दैट इज अपोजिट डायरेक्शन में उसके ऊपर फोर्स लगाने की कोशिश कर रही है या उसको ड्रैग करने की कोशिश कर रही है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमने फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे एक टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं, नेगेटिव टर्म। ओके, तो जो आपका फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा फाइनली, एफ इज इक्वल्स टू माइनस ईटा ए डॉट डी वी बाय डी वाई। तो यहाँ पे आप नोट करके भी लिख सकते हैं, नेगेटिव टर्म, negative sign indicates that the viscous force acts
acts in opposite direction, acts in opposite direction of the flow, acts in opposite direction of the flow। तो ये डायग्राम से होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। दोनों जो लेयर्स है वो कहाँ पे मूव हो रही है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव हो रही है। तो एट द सेम टाइम ए भी क्या कर रहा है, सी डी लेयर पे अपोजिट डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में अगर मूव हो रहा है तो ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन हुआ, ठीक है। तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगा रहा है, ड्रैगिंग फोर्स लगा रहा है, या इसको हम बोल सकते हैं विस्कस फोर्स अप्लाई हो रहा है यहाँ पे। तो इसी को इसलिए हमने यहाँ पे नेगेटिव साइन दिया। तो बेसिकली नेगेटिव साइन इंडिकेट्स द विस्कस फोर्स एक्ट्स इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फ्लो। अब ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो हमने लिखा है उसका डेफिनेशन हम लिख देते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये भी 2 मार्क्स में आपका आ सकता है। तो देखिए जो भी 2 मार्क्स के क्वेश्चन है वो कंबाइन होके 4 मार्क्स में भी आ सकते हैं। ओके, तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज नथिंग बट द जो टेंजेंशियल बैकवर्ड ड्रैगिंग विस्कस फोर्स लग रहा है उसी को हम बोल देते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो यहाँ पे हम कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डेफिनेशन लिख रहे हैं। इट इज डिफाइंड एज द टेंजेंशियल backward dragging viscous force acting unit area of layer of liquid to maintain a unit velocity gradient normal to the direction of flow, normal to the direction of flow। तो ये डेफिनेशन आपको अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो इसको समझते हैं अभी। तो जो हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया था किसके लिए, विस्कस फोर्स के लिए, ये देखिए ये जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया था इसी के ऊपर से हमें क्या करना है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डेफिनेशन बनाना है। तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है, बेसिकली आप समझ सकते हो टेंजेंशियल बैकवर्ड ड्रैगिंग जो विस्कस फोर्स लगा रहा है उसी को हमने नाम दिया कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो अगर हम ये जो इक्वेशन हमने बनाया है F इज इक्वल टू माइनस ईटा ए डॉट डी वी बाय डी वाई, अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड लूँ, पहले इक्वेशन लिख देते हैं। F इज इक्वल टू क्या था, माइनस ईटा डी वी बाय डी वाई। यहाँ पे लिखना है टेकिंग मैग्नीट्यूड, टेकिंग मैग्नीट्यूड ऑफ द टर्म, टेकिंग मैग्नीट्यूड ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। तो इक्वेशन क्या बनेगा, F इज इक्वल टू ईटा, क्योंकि हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, डी वी बाय डी वाई। अगर हम इसे रीअरेंज करेंगे तो ईटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, ईटा एज इट इज रहेगा। देखिए F अपने जगह था वहीं पे रहेगा। अब ये जो A वाला टर्म है वो क्या हो जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा, और उसके साथ मल्टीप्लाई क्या है, डी वी बाय डी वाई। तो अगर हमने एरिया 1 कंसिडर किया, फॉर एग्जांपल इफ एरिया का वैल्यू हमने 1 कंसिडर किया, 1 सेंटीमीटर भी हो सकता है, मीटर भी हो सकता है, तो जनरलाइज करते हुए हम इसे यूनिट बोल देते हैं, ठीक है। और dv बाय dy का भी वैल्यू हमने 1 ही कंसिडर किया, ये वैल्यू 1। dy क्या है यहाँ पे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दिस टू लेयर्स, और dv क्या है, चेंज इन वेलोसिटीज बिटवीन दिस टू लेयर्स। ओके, तो अगर a का वैल्यू भी 1 आ गया और dv बाय dy का वैल्यू भी 1 आ गया, तो ईटा को हम क्या बोल सकते हैं, इट इज नथिंग बट द विस्कस फोर्स। तो वही हमने डेफिनेशन में लिखा। तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज डिफाइंड एज द टेंजेंशियल बैकवर्ड ड्रैगिंग विस्कस फोर्स, ठीक है। इतना भी आपने लिखा तो भी करेक्ट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक बार फिर से डेफिनेशन पढ़ते हैं। इट इज डिफाइंड एज द टेंजेंशियल बैकवर्ड ड्रैगिंग विस्कस फोर्स,
टेंजेंशियल बैकवर्ड ड्रैगिंग विस्कस फोर्स एक्टिंग यूनिट एरिया ऑफ लेयर। तो ये अगर इस फॉर्मूला से आप देखोगे तो इस फॉर्मूला से वो डेफिनेशन क्या की है, बनाई गई है। तो देखिए टेंजेंशियल बैकवर्ड ड्रैगिंग विस्कस फोर्स F का वैल्यू आ गया, एक्टिंग यूनिट एरिया, ये A हमने क्या किया, यूनिट एरिया कंसीडर किया ऑफ लेयर ऑफ लिक्विड टू मेंटेन अ यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट। इसको हमने नाम दिया था वेलोसिटी ग्रेडियंट dv by dy। एक्टिंग वेलोसिटी ग्रेडियंट नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। नॉर्मल मतलब ये जो अगर हमने कंसीडर किया है, ठीक है, जो डायग्राम हमने कंसीडर किया है, दो लेयर्स कहाँ पे मूव हो रही है, एक्स डायरेक्शन में, तो ये नॉर्मल इसका डिस्टेंस हमने कंसीडर किया, दो लेयर्स के बीच का डिस्टेंस, दैट इज dy। तो यही चीज यहाँ पे बताई गई है। ओके, तो यहाँ से क्या आया, ईटा इज इक्वल्स टू एफ, इट इज नथिंग बट द टेंजेंशियल बैकवर्ड ड्रैगिंग विस्कस फोर्स। ईटा इज ईटा क्या है आपका, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का हमने लास्ट क्लास में देखिए डायमेंशंस उसके कैलकुलेट किए थे। ओके, तो यहाँ पे 2 मार्क्स में वो क्वेश्चन भी आ सकता है, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ विस्कोसिटी। तो एक बार लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, अभी फिर से डिराइव नहीं करेंगे हम, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ। अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा होगा तो प्लीज उसे देखिए, उसमें हमने डायमेंशन डिराइव किए। तो डायमेंशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ये हमने डिराइव किया था m⁻⁴ l⁻⁻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 ⁻
यहां तक हमने लास्ट क्लास में डिराइव किया था। अब इसका एसआई यूनिट भी देखना पड़ेगा हमें। एसआई यूनिट इसका होता है, एसआई यूनिट इट इज न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ओके, और सीजीएस इसका यूनिट होता है डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अगर इसको लिखना चाहे तो ऐसे भी लिखा जा सकता है, न्यूटन सेकेंड मीटर स्क्वायर इनवर्स। इसको भी ऐसा लिखा जा सकता है, डाइन सेकेंड सेंटीमीटर रेज़ टू पावर -2। अब ये जो हमने न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर लिखा है, इसको और एक नाम दिया जाता है, वो है आपका डेकापॉइस। डेकापॉइस, ये जो टर्म आपको दिख रहा है इसको बोला जाता है डेकापॉइस। सो यूनिट ऑफ विस्कोसिटी इट इज नथिंग बट द डेकापॉइस। और ये जो डाइन मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर जो हमने लिखा है उसको बोला जाता है पॉइस, POISE, पॉइस। तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करके रखिए। सबसे पहले यहाँ पे आपको पूछा जा सकता है डिफाइन कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, आपको डिफाइन करना है, उसका फॉर्मूला भी पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में आ सकता है बेसिकली, ठीक है। इसमें आपको पूछ सकता है डिफाइन कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, राइट इट्स फॉर्मूला। तो अगर फॉर्मूला हमें पूछा जाए तो हमें ये वाला फॉर्मूला लिखना है। विस्कोसिटी का फॉर्मूला ईटा इज इक्वल्स टू एफ डिवाइड बाय ए डॉट डीवी बाय डी वाई। फिर इसमें पूछा जा सकता है कि इसके एसआई यूनिट क्या है, इसके डायमेंशंस क्या है। डायमेंशंस डिराइव करने के लिए पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आपको डायमेंशन भी डिराइव करते आना चाहिए। फिर उसका एसआई यूनिट एंड सीजीएस यूनिट भी पूछा जा सकता है। ये भी पूछा जा सकता है कि न्यूटन सेकेंड मीटर स्क्वायर को क्या नाम दिया जाता है, तो उसका सिंपल नाम है डेकापॉइस। और जो डाइन सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर, डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसका नाम दिया जाता है पॉइस, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कंप्लीट किया कौन सा टॉपिक, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब हेडिंग दीजिए काइनेमेटिक विस्कोसिटी। नेक्स्ट आपका टॉपिक है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ये भी आपका 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है। अब काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अब काइनेमेटिक्स कहाँ पे लगता है, जहाँ पे मोशन हो रहा है, ठीक है, जहाँ पे चेंज हो रहा है, मोशन में मोशन हो रहा है, ठीक है। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी के लिए फॉर्मूला होता है, इसको हम लिख सकते हैं स्मॉल r इज इक्वल्स टू
डायनेमिक, डायनेमिक मतलब चेंजिंग, ठीक है। तो डायनेमिक विस्कोसिटी डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अब विस्कोसिटी को हम क्या बोल सकते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बोलो या सिंपली विस्कोसिटी बोलो, उसे हम नाम देते हैं ईटा, ठीक है। यहाँ पे हमने कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा बोला है, तो जहाँ पे भी आपको विस्कोसिटी टर्म दिखेगा उसको क्या बोलना है, ईटा। और जो डेंसिटी होता है हम उसे बोलते हैं रो। तो यहाँ पे फॉर्मूला बना काइनेमेटिक विस्कोसिटी का, ईटा बाय रो। तो इसका डेफिनेशन आप लिख सकते हो, इट इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी टू द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी टू द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अब डायनेमिक विस्कोसिटी का भी डेफिनेशन पूछा जा सकता है। तो डायनेमिक विस्कोसिटी is the measurement of a liquid, sorry, of a fluid। अब यहाँ पे हम एयर भी बोल सकते हैं और लिक्विड भी बोल सकते हैं। फ्लूइड्स इंटरनल रेजिस्टेंस टू फ्लो। अब जहाँ पे भी विस्कोसिटी टर्म आया तो यहाँ पे आप समझ सकते हो, यहाँ पे रेजिस्टेंस मतलब फ्रिक्शन यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो डायनेमिक विस्कोसिटी इज द मेजरमेंट ऑफ फ्लूइड्स इंटरनल रेजिस्टेंस टू फ्लो। अब वैसे ही डायनेमिक विस्कोसिटी का अपोजिट एक और टर्म होता है जिसको हम नाम देते हैं फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी बेसिकली मेजर्स हाउ इजीली अ सब्सटेंस कैन फ्लो, मेजर्स हाउ इजीली सब्सटेंस कैन फ्लो। तो फ्लूइडिटी मेजर करता है, मेजर्स हाउ इजीली अ सब्सटेंस कैन फ्लो। तो फ्लूइडिटी जो होता है वो डायनेमिक विस्कोसिटी का अपोजिट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो फ्लूइडिटी is inversely proportional to dynamic viscosity। अब यहाँ पे हम फ्लूइडिटी मतलब कितने आसानी से वो फ्लो हो सकता है, सब्सटेंस कितने आसानी से फ्लो हो सकता है। तो हाई फ्लूइडिटी रह सकता है, कोई सब्सटेंस लो फ्लूइडिटी रह सकता है। फॉर एग्जांपल वाटर ले लीजिए, ठीक है, और एक सब्सटेंस ले लीजिए हनी, शहद, ठीक है। तो इसमें हाई फ्लूइडिटी किसकी रहेगी, ऑब्वियसली वाटर की, क्योंकि इसमें विस्कस जो विस्कोसिटी होती है वो ऑब्वियसली कम रहेगी, विस्कस फोर्स कम रहेगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फ्लूइडिटी दो तरीके की हो सकती है, एक हाई फ्लूइडिटी और एक लो फ्लूइडिटी। तो हाई फ्लूइडिटी वो सब्सटेंस में रहेगी जहाँ पे वो आसानी से फ्लो हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर हो गया, बिना कोई रेजिस्टेंस के मूव हो सकता है। एयर हो गया, काफी कम रेजिस्टेंस रहेगा। बट लो विस्कोसिटी, लो फ्लूइडिटी वो रहेगी जहाँ पे उसको कुछ एनर्जी लगानी पड़ेगी आगे मूव होने के लिए, वो ज्यादा आसानी से फ्लो नहीं हो पाएगा। तो उसको हम बोलेंगे इट इज लो फ्लूइडिटी। फ्लो तो हो रहा है बट काफी धीरे धीरे फ्लो हो रहा है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हनी हो गया आपका, केचप हो गया, ओके, इंजन ऑयल हो गया, ये कुछ चीजें जिसमें लो फ्लूइडिटी रहेगी। फ्लो तो हो रहा है बट काफी धीरे। और हाई फ्लूइडिटी हो गया आपका वाटर हो गया, एयर हो गया, एक्सेट्रा। मिल्क भी आपका हाई फ्लूइडिटी में आ जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो चीजें, जो फ्लूइड्स आपके थिन है वो आसानी से मूव हो रहे हैं, और जो फ्लूइड्स आपके थिक है वो काफी धीरे मूव हो रहे हैं। ये थिक फ्लूइड्स है आपके, हनी, केचप, इंजन ऑयल, ये क्या हो गया आपके थिक फ्लूइड्स है। और जो थिन फ्लूइड्स है जैसे वाटर, एयर, मिल्क, ये आसानी से मूव हो रहे हैं, इसलिए इसको नाम दिया जाता है हाई फ्लूइडिटी फ्लूइड्स। और जो आसानी से मूव नहीं हो पाते, उसे मूव तो हो रहे बट आसानी से मूव नहीं हो रहे, उसको हम नाम देते हैं लो फ्लूइडिटी फ्लूइड्स, फ्लूइड्स हैविंग लो फ्लूइडिटी, ओके।
तो ये हमने देखा फ्लूइडिटी है। तो इसमें दो टॉपिक्स कवर हुए हमारे, कौन से, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, और काइनेमेटिक विस्कोसिटी को ही फॉर्मूला लिखा था हमने R इज इक्वल टू डायनेमिक विस्कोसिटी, और ये डायनेमिक विस्कोसिटी का अपोजिट होता है फ्लूइडिटी। मतलब विस्कोसिटी का अपोजिट क्या हुआ, फ्लूइडिटी। इतने आसानी से वो फ्लो हो रहा है। तो फ्लूइडिटी इज नथिंग बट द इनवर्स ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी। अब नेक्स्ट हेडिंग लिखिए बर्नौलिस थ्योरम। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 8 मार्क्स में पूछा ही जाएगा आपको। तो बर्नौलिस थ्योरम समझने के लिए सबसे पहले हमें डायग्राम ड्रॉ करना है। तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और ये डायग्राम ड्रॉ कीजिए। एग्जाम में भी आपको सेम डायग्राम ड्रॉ करके आना है, ठीक है। तो पहले हम डायग्राम समझते हैं, डायग्राम में क्या किया गया है। तो हम यहाँ पे एक पाइप कंसिडर करते हैं जिसके 2 पॉइंट्स है। देखिए पॉइंट ए और पॉइंट बी, उसमें से क्या हो रहा है, एक आइडियल फ्लूइड फ्लो हो रहा है। आइडियल मतलब जो नॉन विस्कस है और इनकम्प्रेसिबल है। अब रियलिटी में ऐसा कोई भी फ्लूइड नहीं रहता, ठीक है, कुछ ना कुछ उसमें विस्कोसिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल हम वाटर लेंगे तो आप बोलोगे कि वाटर में कहाँ पे विस्कोसिटी आ गई, बट स्मॉल अमाउंट ऑफ विस्कोसिटी उसमें होती है, ठीक है। तो ऐसा कोई भी आइडियल फ्लूइड एग्जिस्ट नहीं करता है। तो जनरली हम क्या करते हैं, आइडियल फ्लूइड के लिए हम वाटर का एग्जांपल कंसीडर कर देते हैं, क्योंकि उसकी विस्कोसिटी क्या होती है, काफी कम होती है। ऐसा नहीं कि उसमें बिल्कुल भी विस्कोसिटी नहीं होती है, विस्कोसिटी उसमें प्रेजेंट होती है, ठीक है, बट काफी कम होती है। तो जनरली हम क्या करते हैं, बर्नौलिस थ्योरम समझने के लिए आइडियल फ्लूइड के लिए हम वाटर का एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक पाइप कंसीडर किया। तो सबसे पहले इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं, स्टेटमेंट क्या है। तो स्टेटमेंट लिखिए, एग्जाम में आ सकता है ये स्टेटमेंट 2 मार्क्स के लिए। तो इट स्टेट्स दैट इट मतलब बर्नौलिस थ्योरम, ओके। बर्नौलिस थ्योरम स्टेट्स दैट फॉर एन आइडियल फ्लूइड, तो अभी मैंने बताया कोई भी आइडियल फ्लूइड नहीं होता है। फॉर एन आइडियल फ्लूइड, आइडियल फ्लूइड मतलब यहाँ पे लिख लीजिए नॉन विस्कस एंड इनकम्प्रेसिबल। तो ऐसा कोई भी फ्लूइड एग्जिस्ट नहीं करता, ये हाइपोथेटिकल बात की गई है, बट क्योंकि वाटर की विस्कोसिटी काफी कम होती है तो इसलिए हम जनरली उसको आइडियल फ्लूइड के लगभग बराबर कंसीडर कर सकते हैं। तो इट स्टेट्स दैट फॉर आइडियल फ्लूइड, किसकी बात हो रही है, आइडियल फ्लूइड इन अ स्ट्रीमलाइन फ्लो, इन ए स्ट्रीमलाइन फ्लो। स्ट्रीमलाइन फ्लो मतलब 2 लेयर्स जहाँ पे मिक्स नहीं हो रही है, ठीक है, उनका डायरेक्शन हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अगर 2 लेयर्स एक्स डायरेक्शन में मूव हो रही है तो वो एक्स डायरेक्शन में ही मूव होती रहेगी, स्ट्रीमलाइन फ्लो। तो 2 चीजें हमने कंसीडर की अभी तक, आइडियल फ्लूइड कंसीडर किया और स्ट्रीमलाइन फ्लो कंसीडर किया। द टोटल एनर्जी of the fluid remains constant, of the fluid remains constant। बेसिकली ये प्रूफ किसके ऊपर बेस्ड है, जहां पे एनर्जी कांस्टेंट है, मतलब प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब कौन कौन सी एनर्जी हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे 3 टाइप ऑफ एनर्जी कंसीडर कर रहे हैं। कौन से, पहली एनर्जी आपकी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, दूसरी एनर्जी आपकी पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे मैं पी नहीं लिखा, ठीक है, क्यों नहीं लिखा, क्योंकि जो तीसरी एनर्जी है वो है आपकी प्रेशर एनर्जी, उसको भी हम पीई लिख सकते हैं बट वो कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। तो प्रेशर एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे कौन से 3 एनर्जीज हमने कंसीडर करना है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और प्रेशर एनर्जी। अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी क्यों आया है इसमें, पोटेंशियल एनर्जी आया है इसमें क्योंकि हमने यहाँ पे हाइट कंसीडर कर रखी है। देखिए h1 हाइट और जो दूसरा एंड है उसकी हाइट क्या है, h2। अब हाइट जैसी डिस्टेंस यहाँ पे कवर किया हमने ग्राउंड से, तो यहाँ पे क्या जनरेट हुआ, यहाँ पे आया पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट। तो इसका फॉर्मूला भी लिख लेते हैं। बर्नौलिस थ्योरम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका P बाय रो। दिस इज नथिंग बट द प्रेशर एनर्जी, प्रेशर अपॉन
डेंसिटी, इसको नाम दिया जाता है प्रेशर एनर्जी, प्लस एच जी, ये टर्म आपको मिलेगा ड्यू टू पोटेंशियल एनर्जी, प्लस हाफ वी स्क्वायर, ये टर्म आपको मिलेगा कहाँ से, काइनेटिक एनर्जी से, इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये होता है आपका फॉर्मूला, और यही फॉर्मूला हमें डिराइव करना है, जो कि आपका 8 मार्क्स में पूछा जाता है। तो सबसे पहले आपको डायग्राम ड्रॉ करके आना है, बर्नौलिस थ्योरम का स्टेटमेंट भी लिख के आना है, ठीक है। इसका और एक स्टेटमेंट होता है, वो भी लिख देता हूं मैं। सेकेंड स्टेटमेंट, फॉर नॉन विस्कस एंड नॉन कंप्रेसिबल, मतलब आइडियल फ्लूइड की यहाँ पे बात हो रही है। फ्लो ऑफ लिक्विड the sum of kinetic energy potential energy and pressure energy per unit mass at any point of streamline flow is constant। बेसिकली ये क्या बता रहा है हमें, ये हमें बता रहा है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे तीन एनर्जीज किसके वजह से आ रहे हैं वो हम देखते हैं अभी, ठीक है। तो पहला एनर्जी लग रहा है काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी क्यों आएगा, क्योंकि हम देखिए यहाँ पे दो एंड्स कंसीडर किए, ठीक है। एंड ए जिसको नाम दिया और दूसरा एंड बी। अब उसके अंदर से क्या हो रहा है, जो आपका फ्लूइड है वो मूव हो रहा है, और इस मोशन के वजह से ड्यू टू मोशन ऑफ दिस फ्लूइड यहाँ पे क्या आ रहा है, आपका काइनेटिक एनर्जी आ रहा है। तो अगर हमने मास कंसीडर कर लिया, लेट एम मास ऑफ द फ्लूइड, ओके, मास ऑफ फ्लूइड। मान लीजिए यहाँ पे उसका वेलोसिटी, जो मास का वेलोसिटी है वो v1 है, जब वो एंटर किया पॉइंट ए से, और आते आते उसका वेलोसिटी क्या हो गया, v2 हो गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, पहला तो हो गया आपका पॉइंट काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी क्यों आ रहा है, इट इज, ये लिखना नहीं है आपको, ये बस अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। आपको कितना लिखना है, आपको बर्नौलिस थ्योरम में डायग्राम बनानी है, उसका स्टेटमेंट लिखना है, फिर उसका फॉर्मूला लिखना है। अगर ये स्टेटमेंट आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो आप ये सेकंड स्टेटमेंट भी लिख सकते हो, दोनों में से कोई भी एक स्टेटमेंट लिखना है। अब मैं बस यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि एनर्जीज क्यों लग रहे हैं, ठीक है। तो ये पार्ट, ये बस आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। काइनेटिक एनर्जी क्यों लग रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ फ्लूइड, ड्यू टू मोशन ऑफ फ्लूइड। अगर आप लिखना चाहो एग्जाम में तो आप लिख सकते हो, ठीक है, आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। फॉर अ मास एट वेलोसिटी v, मान लीजिए केवल वेलोसिटी v कंसीडर कर रहे, v2 v1 नहीं कंसीडर कर रहे, ठीक है, कुछ वेलोसिटी से मूव हो रहा है। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा आपका हाफ एम वी स्क्वायर, जो हमें पता होता है। दूसरा है आपका पोटेंशियल एनर्जी, ये किसके वजह से आती है, एनर्जी ड्यू टू हाइट, ठीक है। अब अगर हमने मास m कंसीडर कर लिया है फ्लूइड का, और हाइट, जनरल हाइट मान लीजिए h1 h2 ना लेते हुए डायरेक्ट केवल h कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगा, पोटेंशियल एनर्जी हमें पता है किसके वजह से आता है, एनर्जी ड्यू टू हाइट।
तो फॉर मास m, यहाँ पे भी फॉर मास m लिख दीजिए, ठीक है। फॉर मास m एट हाइट h, it will be, that is potential energy will be it will be कितना आएगा, पहले तो आ गया कौन सा टर्म, m और h आ गया, ठीक है। m और h लिखते हैं, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए अगर कुछ हाइट पे चीज पहुंच गई तो उसे ग्रेविटी क्या करेगी, अफेक्ट करेगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसका फॉर्मूला में हम g ऐड कर देते हैं, तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है mgh। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी आपकी, mgh। थर्ड है आपका प्रेशर एनर्जी। प्रेशर एनर्जी इज नथिंग बट द वर्क डन बाय द प्रेशर ऑफ द सराउंडिंग फ्लूइड। अब देखिए यहाँ से फ्लूइड को तो अंदर जाना है, ठीक है, फ्लूइड को अंदर जाना है तो कैसे जाएगा, कुछ प्रेशर तो लगेगा फ्लूइड को फ्लो होने के लिए। सो दिस इज नथिंग बट द वर्क डन बाय प्रेशर ऑफ द सराउंडिंग फ्लूइड टू पुश अ सर्टेन अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड इनटू द पाइप। कुछ वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड जो है वो पाइप के अंदर पुश करने के लिए जो भी एनर्जी लग रही है उसको हम नाम दे रहे हैं प्रेशर एनर्जी। तो प्रेशर एनर्जी इज नथिंग बट दिस इज द वर्क डन by the pressure of surrounding fluid to push a certain amount of volume into the pipe। ठीक है, पाइप के अंदर फ्लूइड को पुश करने के लिए जो भी एनर्जी लग रही है उसको हम नाम देते हैं प्रेशर एनर्जी। ओके, तो हम पहले स्टार्ट करते हैं स्टेप नंबर 1 से। पहले स्टार्ट करेंगे स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, हमें कंसीडर करना है टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए। मतलब जो फर्स्ट ओपनिंग है पाइप की वहां पे हमें टोटल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो टोटल लिखेंगे, स्टेप 1 में क्या कर रहे हैं हम, टोटल एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं एट पॉइंट ए। टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए। ओके, तो अब लिखेंगे कंसिडर अ स्ट्रीमलाइन, कंसिडर अ स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ लिक्विड। हम यहाँ पे जनरली वाटर का एग्जांपल कंसिडर कर रहे हैं। स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू पाइप ए, थ्रू पाइप ए बी। देखिए स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पे है, स्टार्टिंग पॉइंट ये रहा है ए और एंडिंग पॉइंट है आपका बी। ओके, तो ए बी हम कंसिडर करें पाइप का कुछ लेंथ है। तो एनर्जी अगर हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पे, तो एनर्जी ऑफ लिक्विड एट एनी पॉइंट consist of following forms। तो अगर मान लीजिए जो आपका फ्लूइड है वो एंटर कर रहा है कहाँ पे, जो ओपनिंग है ए पे, ठीक है, तो वहां पे प्रेशर क्या रहेगा, स्टार्टिंग में हम प्रेशर क्या कंसीडर कर रहे हैं, प्रेशर हम कंसीडर कर रहे हैं देखिए P1। और जो ओपनिंग क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये जो आपका क्रॉस सेक्शन एरिया है इसको हमने नाम दिया है क्या, A1, ठीक है। सिमिलरली उस पोजीशन ए पे हम कंसीडर कर रहे हैं कि वेलोसिटी क्या है v1 और हाइट देखिए कितना दिया है आपका h1, ठीक है। तो हम यही चीजें यहाँ पे मेंशन करेंगे। हियर प्रेशर इज P1, वेलोसिटी P1 है, ओके। वेलोसिटी हमने कंसीडर किया पॉइंट ए पे v1
देन एरिया कंसिडर किया हमने A1 स्मॉल A1, हाइट हमने कंसिडर किया स्मॉल h1। और ये कहाँ पे बात कर रहे हैं हम, ये बात कर रहे हैं एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए। अब ये आप कोई भी पॉइंट पे कंसिडर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने पॉइंट ए पे कंसिडर किया, तो ये जो प्रेशर, वेलोसिटी, एरिया, हाइट, ये आ गया P1 V1 A1 H1। अगर आप पॉइंट बी पे कंसिडर करोगे तो वो चीजें क्या हो जाएगी, देखिए यहाँ पे प्रेशर कितना आया A2, क्रॉस सेक्शन एरिया आया A2, सॉरी प्रेशर कितना आया P2, क्रॉस सेक्शन एरिया A2, वेलोसिटी V2 और हाइट H2। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट लिखिए यहाँ पे वी नो द, ठीक है, यहाँ पे हम जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है, फ्लूइड का जो मास है वो कंसिडर कर रहे हैं स्मॉल m, जो एंटर हो रहा है एट पॉइंट ए। तो यहाँ पे लिखेंगे वी नाउ कंसिडर अ मास, जो लिक्विड एंटर हो रहा है पॉइंट ए पे, उसका हमने मास कंसिडर किया, उसका मास कितना कंसिडर किया, स्मॉल m मास ऑफ द लिक्विड एंटरिंग द पाइप। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी, देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए। ठीक है, हमें पॉइंट ए पे टोटल एनर्जी निकालनी है, तो पहले हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी होगी, फिर काइनेटिक एनर्जी, फिर प्रेशर एनर्जी निकालनी होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, हमें पता है mgh, अभी हमने स्टार्टिंग में देखा था, देखिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है mgh। m सेम आएगा, g भी सेम आएगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज कहाँ पे होगा, h की जगह हम लिखेंगे h1। ओके, क्योंकि हम पॉइंट ए पे बात कर रहे हैं, तो ये आएगा mgh1। इसको दीजिए इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी हमने देखा था हाफ mv² होता है एट ए, तो यहाँ पे हाफ क्या आएगा mv1² आएगा। ठीक है, तो इसको दीजिए इक्वेशन नंबर 2। और प्रेशर एनर्जी मतलब सिंपली वर्क डन, अभी हमने देखा था प्रेशर एनर्जी इज नथिंग बट द वर्क डन, प्रेशर एनर्जी एट पॉइंट ए। सो तो ये जो प्रेशर एनर्जी है इट इज नथिंग बट द वर्क डन। अभी हमने स्टार्टिंग में देखा था इसका डेफिनेशन। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, वर्क डन इज नथिंग बट द फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो इसे दे दीजिए इक्वेशन नंबर 3। अब हमें इंडिविजुअली यहाँ पे कैलकुलेट करना होगा फोर्स कितना है और डिस्टेंस कितना है। तो फोर्स के लिए हमें फॉर्मूला पता होता है, फोर्स का फॉर्मूला क्या है, फोर्स कैसे निकालते हैं हम, फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर बाय एरिया, सॉरी प्रेशर इनटू एरिया। जनरली क्या होता है, हमें फॉर्मूला पता है, प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है F बाय ए। तो यहां से हमने क्या निकाला, फोर्स का फॉर्मूला यहां से निकाला। अब प्रेशर के लिए हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, लेट प्रेशर एट पॉइंट ए बी P1। तो यहाँ पे प्रेशर हम कंसीडर कर रहे हैं P1, और एरिया हमने क्या कंसीडर किया, एरिया कंसीडर किया A1। तो आप देख सकते हो जो डायग्राम है वहां पे लिखा हुआ है P1 मल्टीप्लाई बाय A1। ये क्या हो रहा है, इट इज नथिंग बट द फोर्स, जिस फोर्स से फ्लूइड जो आपका अंदर एंटर कर रहा है। ठीक है, तो फोर्स कितना है हमारा P1 मल्टीप्लाई बाय A1, एरिया हमने स्मॉल A1 कंसीडर किया था। तो यहाँ पे लिख सकते हो आप, दिस A1 इज नथिंग बट द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ट्यूब, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द ट्यूब। सिमिलरली फोर्स निकाल लिया हमने, अब हमें निकालना है डिस्टेंस, अब हमें फाइंड करना है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस का हमें फॉर्मूला है स्पीड इनटू टाइम। अब स्पीड मतलब हमें यहाँ पे जो v1 कंसीडर किया है वेलोसिटी,
अगर डायरेक्शन रहा तो उसे हम वेलोसिटी बोलेंगे, अगर डायरेक्शन नहीं रहा तो स्पीड बोलेंगे, ठीक है। दोनों टर्म्स सेम है, बस डिफरेंस कहाँ पे आता है, डायरेक्शन में। अगर डायरेक्शन रहा वहां पे तो हम उसे वेलोसिटी बोलते हैं, डायरेक्शन नहीं रहा तो स्पीड बोलते हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है, तो इसको हम वेलोसिटी इंटू टाइम भी लिख सकते हैं। तो वेलोसिटी इंटू टाइम। सो नेक्स्ट लिखेंगे इन स्मॉल टाइम टी। कंसिडर इन स्मॉल टाइम टी द लिक्विड मूव्स अ डिस्टेंस। देखिए यहाँ पे स्मॉल डिस्टेंस मेंशन किया हुआ है, ठीक है। कुछ डिस्टेंस क्या करेगा, स्मॉल टाइम में वो मूव कर जाएगा। पहले A1 ए जो पॉइंट था वहां से एंटर किया, देखिए आगे और एक सर्कल बना हुआ है, वहां पे पहुंच जाएगा। तो नेक्स्ट लिखेंगे यहाँ पे इन स्मॉल टाइम t द लिक्विड मूव्स अ डिस्टेंस, मूव्स अ डिस्टेंस। अब वेलोसिटी हमने कंसीडर किया था कितना, v1 और टाइम t एज इट इज लिखेंगे। तो डिस्टेंस का जो हमारा फॉर्मूला आएगा, डिस्टेंस का जो हमारा फॉर्मूला आएगा वो हो जाएगा कितना, v1 स्मॉल v1 मल्टीप्लाइड बाय t। तो ये हो गया हमारा डिस्टेंस का फॉर्मूला। अब जो हमने फोर्स और डिस्टेंस इसके जो वैल्यूज निकाले वो पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में। सो देयरफॉर इक्वेशन नंबर 3 बिकम्स, देयरफॉर इक्वेशन नंबर 3 बिकम्स, क्या हो जाएगा इक्वेशन 3, वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स, फोर्स का वैल्यू क्या निकाला हमने, P1 A1, और डिस्टेंस का वैल्यू V1 मल्टीप्लाइड बाय T। V यहाँ पे स्मॉल v है, ठीक है। इसको देंगे इक्वेशन नंबर 4। बट नेक्स्ट लिखेंगे बट हमें पता है एरिया, एरिया जो होता है इट इज नथिंग बट द, एरिया का फॉर्मूला पता है हमें, वॉल्यूम बाय डिस्टेंस। तो यहां से मैं अगर वॉल्यूम निकालना चाहूं तो क्या होता है, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू एरिया मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। तो यहाँ पे देखिए डिस्टेंस मतलब, डिस्टेंस देखिए ग्रीन से शो करो, डिस्टेंस अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाला कितना, v1t। ये जो आपको टर्म दिख रहा है v1t, ये हमारा डिस्टेंस है। और ये जो a दिख रहा है रेड से शो करो a1, ये आपका क्या है, ये आपका एरिया है। तो मैं क्या, वॉल्यूम को मैं लिख सकता हूँ कैपिटल V। ओके, तो हमारा जो वर्क डन हो जाएगा, हमारा वर्क डन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, देयरफॉर इक्वेशन नंबर 4 बिकम्स, इक्वेशन 4 बिकम्स, ये फॉर्मूलाज आपको याद करने हैं, ठीक है। ये बेसिक 9th 10th क्लास के फॉर्मूलाज है। एरिया इज इक्वल्स टू वॉल्यूम बाय डिस्टेंस। तो यहाँ से हमने क्या निकाला, वॉल्यूम का फॉर्मूला निकाला, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू एरिया मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, और वॉल्यूम को कैपिटल V कंसिडर किया। तो वर्क डन जो हमारा हो जाएगा वो क्या होगा, वर्क डन इज इक्वल्स टू क्या होगा, P1 एज इट इज आएगा, P1 में कोई चेंज नहीं हुआ। और जो हमने देखा था एरिया मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या आता है यहाँ पे v1t, अभी हमने निकाला था थोड़ी देर पहले। देखिए डिस्टेंस इज इक्वल टू v1t, और एरिया हमने क्या कंसीडर किया है, स्मॉल a1। तो एरिया इंटू डिस्टेंस इज वॉल्यूम, तो वॉल्यूम को हमने कंसीडर किया है कैपिटल V। तो यहाँ से आया वर्क डन आपका P1V, एंड दिस वर्क डन इज नथिंग बट द प्रेशर एनर्जी एट A। तो हम इसको बोल सकते हैं दिस इज नथिंग बट द प्रेशर एनर्जी एट पॉइंट ए। अब प्रेशर एनर्जी को लिखने के लिए और एक टर्म हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। अब लिखेंगे हम ना, स्टार्टिंग में हमने देखा था कि एक डेंसिटी वाला टर्म भी आना चाहिए हमारे फॉर्मूला में, ठीक है। हमने जो फॉर्मूला लिखा था स्टार्टिंग में, कहा गया, ये देखिए फॉर्मूला वाले टर्म में यहाँ पे एक डेंसिटी का भी टर्म है रो। तो हम यहाँ पे डेंसिटी टर्म इंट्रोड्यूस करना होगा। तो हमें पता है डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी रो इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास हमने क्या कंसीडर किया, स्मॉल m,
वॉल्यूम क्या कंसिडर किया है, कैपिटल वी। तो अगर हम वॉल्यूम यहां से निकालना चाहेंगे, वॉल्यूम, ये जो मैं ब्लू इंक से लिख रहा हूं ये आपको लिखना है, ठीक है, मेंशन करना है। वॉल्यूम V इज इक्वल्स टू क्या आएगा यहाँ पे, मास अपॉन डेंसिटी। सिंपली क्या किया हमने, वॉल्यूम को LHS में भेज दिया और जो डेंसिटी वाला टर्म था उसको RHS में भेज दिया, तो RHS में ये वॉल्यूम के जगह पे आ जाएगा डेंसिटी। तो मास एज इट इज रहेगा स्मॉल m और डेंसिटी को हम क्या बोलते हैं, रो। तो क्या मैं इक्वेशन नंबर, मान लीजिए ये जो इक्वेशन निकाला हमने वर्क डन, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, P1 मल्टीप्लाइड बाय V। V क्या है आपका, m बाय रो। सो देयरफॉर प्रेशर एनर्जी क्या होगा हमारा, प्रेशर एनर्जी एट पॉइंट ए। देखिए वर्क डन हमने निकाला P1 मल्टीप्लाइड बाय V और V के फॉर्मूला हमने निकाला वॉल्यूम इज इक्वल टू मास बाय डेंसिटी। तो प्रेशर एनर्जी एट ए इट विल बी इक्वल टू P1 एज इट इज लिखा मैंने, वॉल्यूम की जगह क्या लिखा, वॉल्यूम क्या है हमारा, कैपिटल V इज इक्वल टू m बाय रो, m अपॉन रो। रो वाला टर्म हमने इसलिए इंट्रोड्यूस किया क्योंकि जो हमारा फाइनल फॉर्मूला रहेगा उसमें रो वाला टर्म इंट्रोड्यूस है। इसको देंगे आप इक्वेशन नंबर 5। नाउ अब हमने यहाँ पे देखिए पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल लिया है, काइनेटिक एनर्जी भी निकाल लिया और यहाँ पे प्रेशर एनर्जी भी निकाल लिया। तो अब क्या करेंगे, हम कंबाइन करेंगे कौन सी इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड इक्वेशन 5। तो हमें मिल जाएगा टोटल एनर्जी। सो देयरफॉर लिखेंगे यहाँ पे कंबाइनिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 5 वी गेट। तो टोटल एनर्जी को मैं नाम दे रहा हूं ई ए। ई ए क्या है यहाँ पे, इट इज नथिंग बट द टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी एंड इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एट ए, ठीक है, पी मतलब है पोटेंशियल एनर्जी बोल रहा हूं मैं, प्लस काइनेटिक एनर्जी एट ए। ई ए क्यों लिखा मैंने यहाँ पे, क्योंकि टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए पे हम डिनोट कर रहे हैं, प्लस प्रेशर एनर्जी, प्लस प्रेशर एनर्जी कहाँ पे, एट पॉइंट ए। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना निकाला था हमने, एम जी एच 1। काइनेटिक एनर्जी निकाला था हाफ एम वी 1 स्क्वायर एंड प्रेशर एनर्जी कितना निकाला हमने, P1। अब P1 के नीचे मैं क्या लिख सकता हूँ, रो। देखिए क्योंकि इक्वेशन नंबर 5 में मल्टीप्लाइड है यहाँ पे, ठीक है, तो एक्सचेंज करके हम लिख सकते हैं मल्टीप्लाइड बाय m। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 6। अब सेम काम हमें कहाँ पे करना है, सेम काम हमें करना है पॉइंट बी पे। ये सब चीजें हमने टोटल एनर्जी निकाली कहाँ पे, पॉइंट ए पे। अब हमें निकालना है पॉइंट बी पे। तो पॉइंट बी के लिए निकालने के लिए यहाँ पे लिखेंगे स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2। तो स्टेप नंबर 2 में लिखेंगे फॉर टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी। तो मास एज इट इज रहेगा, मास तो चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, फ्लूइड जो एंटर हो रहा है, जो लिक्विड एंटर हो रहा है उसका मास तो चेंज नहीं हो रहा है। पॉइंट ए पे भी m था और पॉइंट बी पे भी m ही रहेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वी कंसीडर द सेम मास। नाउ वी कंसीडर द सेम मास m as it leaves the pipe B, as it leaves, पॉइंट ए से इंटर हुआ और पॉइंट बी से लीव करेगा, बाहर निकल जाएगा, as it leaves the pipe at point B। ठीक है, तो पॉइंट बी पे हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर कंसीडर कर रहे हैं कितना, P2। पॉइंट बी पे प्रेशर का वैल्यू हम कंसीडर कर रहे हैं कितना, प्रेशर विल बी P2। क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाएगा, A2। डायग्राम को देखिए और लेबलिंग करते जाइए। ये हो जाएगा A2। वेलोसिटी हमने कंसीडर किया V2, वेलोसिटी चेंज हुआ,
V2 और हाइट हमने कंसीडर किया कितना H2। ये कहाँ पे बात कर रहे हैं हम, ये बात कर रहे हैं पॉइंट बी पे। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी, देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी इट विल बी पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी। मेंशन करना है आपको, ठीक है, क्योंकि इसके पहले हमने पोटेंशियल एनर्जी निकाला था वो पॉइंट ए के लिए था। पॉइंट बी के लिए क्या आ जाएगा, m, मास चेंज नहीं हो रहा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी सेम रहेगा, चेंज कहाँ पे हो रहा है H2। इसको दीजिए इक्वेशन नंबर 7। हाँ, इक्वेशन 7। नेक्स्ट काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी। आपको पूरा लिखना है, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी। ये भी क्या होगा, m हाफ, m मास चेंज नहीं हो रहा है, चेंज क्या हो रहा है वेलोसिटी, v2 स्क्वायर। ये होगा आपका इक्वेशन नंबर 8। अब प्रेशर एनर्जी, प्रेशर एनर्जी, इसके पहले जो प्रेशर एनर्जी हमने निकाला था, या इसको हम बोल सकते हैं वर्क डन, प्रेशर एनर्जी एट पॉइंट बी। इसके पहले प्रेशर एनर्जी निकाला पॉइंट ए के लिए। देखिए प्रेशर एनर्जी कितना आया था, मास चेंज नहीं हो रहा, रो क्या है यहाँ पे डेंसिटी, डेंसिटी भी चेंज नहीं हो रही है। चेंज कहाँ पे आएगा, केवल चेंज होगा पी, जो प्रेशर है वो चेंज होगा कहाँ से, P1 से वो चेंज हो जाएगा P2। तो हम यहाँ पे अब डायरेक्ट लिख सकते हैं, इतना हमें डेरिवेशन लिखने की फिर से जरूरत नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्रेशर एनर्जी एट पॉइंट बी इज इक्वल्स टू P2 m बाय रो, इक्वेशन नंबर 9। सो टोटल एनर्जी क्या होगा, देयरफॉर टोटल एनर्जी एट बी फॉर द मास m, फॉर द मास जो हमने कंसीडर किया क्या m इज, अब इसका एनर्जी को हम बोलते हैं नाम EB, टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी, टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी। क्या होगा ये, कॉम्बिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी प्लस प्रेशर एनर्जी एट पॉइंट बी, प्रेशर एनर्जी। तो यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो इसके लिए आपको पूरा लिखना है, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और ये प्रेशर एनर्जी एट पॉइंट बी। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना निकाला था हमने, पोटेंशियल एनर्जी निकाला mgh2, काइनेटिक एनर्जी निकाला हाफ mv2 स्क्वायर, और प्रेशर एनर्जी एट पॉइंट बी इज m एज इट इज लिखा यहाँ पे, और p2 बाय रो एक्सचेंज करके लिख सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में। इसको देंगे हम इक्वेशन नंबर 10। अब देखिए हमने इक्वेशन 10 किसके लिए निकाला, पॉइंट बी के लिए, और पॉइंट ए के लिए कौन सा इक्वेशन आएगा, पॉइंट ए के लिए इक्वेशन नंबर 6 था। तो थर्ड स्टेप लिखेंगे, स्टेप 3, applying the principle of conservation of energy, applying the principle of conservation of energy। अब प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्यों लगेगा यहाँ पे, क्योंकि हमने जो फ्लूइड कंसीडर किया है वो आइडियल फ्लूइड कंसीडर किया है, तो यहाँ पे मोशन जो हो रहा है उसमें एनर्जी बिल्कुल भी लॉस्ट नहीं हो रही है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज कर सकते हैं। तो स्टेप 3 लिखेंगे, अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये प्रिंसिपल क्या बताता है, बेसिकली दिस प्रिंसिपल states that for an ideal fluid, तो अभी आपको पता चला होगा कि हमने आइडियल फ्लूइड क्यों कंसीडर किया, क्योंकि इसमें एनर्जी लॉस नहीं होता, नो एनर्जी इज लॉस्ट, नो एनर्जी इज लॉस्ट। तो जो एनर्जी एट पॉइंट ए पे थी, फ्लो होके जब लिक्विड पॉइंट बी पे आएगा एनर्जी सेम रहेगी, कोई भी उसमें चेंज नहीं आएगा। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर द टोटल एनर्जी
ऑफ द मास m, किसका मास है ये, मास ऑफ फ्लूइड और लिक्विड जो हमने कंसीडर किया, मास m एट पॉइंट A must be equal to its total energy at point B. That is, हम इसको लिख सकते हैं EA is equals to EB. EA is equals to EB. EA क्या था यहाँ पे, EA is the total energy at point A and EB is the total energy at point B. So therefore from equation 6 and 10, therefore from equation 6 and 10 क्या था EA का फॉर्मूला जो हमने डिराइव किया था, ये था आपका mgh1 प्लस हाफ mv1 स्क्वायर प्लस mp1 बाय रो, और EB दैट इज टोटल एनर्जी एट पॉइंट B क्या था, mgh2 प्लस हाफ mv स्क्वायर प्लस mp2 बाय रो। अब यहाँ पे देखिए m जो टर्म है वो सब में कॉमन आ रहा है, ठीक है, LHS में भी है RHS में भी है, तो m जो टर्म है उसको कॉमन लेते थे, यहाँ पे m कॉमन निकाल लिया, अंदर टर्म्स बचे GH1 प्लस हाफ V1 स्क्वायर प्लस P1 बाय रो इज इक्वल टू, यहाँ से भी m को कॉमन निकाल लिया, GH2 प्लस हाफ V2 स्क्वायर प्लस P2 बाय रो, तो m दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देयरफॉर जो फाइनल इक्वेशन बनेगा वो बनेगा GH1 प्लस हाफ V1 स्क्वायर प्लस P1 बाय रो इज इक्वल टू GH2 प्लस हाफ V2 स्क्वायर प्लस P2 बाय रो। ऐसा इक्वेशन क्यों बना, क्योंकि दोनों के एनर्जीज यहाँ पे सेम है। सो दिस इक्वेशन शोज दैट द सम ऑफ दिस थ्री एनर्जी टर्म्स इज सेम एट पॉइंट A एंड पॉइंट B। तो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं हम, दिस इक्वेशन शोज दैट द सम ऑफ these three terms is the same at point A and point B. Also, अब ये डायग्राम में देखिए, लिक्विड एंटर हो रहा है कहाँ से, पॉइंट A से, ठीक है, लिक्विड कहाँ से एंटर हो रहा है, पॉइंट A से, बाहर कहाँ से जा रहा है, पॉइंट B से। यहाँ पे लिक्विड क्या एक जगह पे जमा नहीं हो रहा है, लिक्विड आ रहा है पॉइंट A से और कुछ देर बाद पॉइंट B से चले जा रहा है, ठीक है। तो देयर इज नो एक्यूमुलेशन ऑफ लिक्विड एनीवेयर इन द डायग्राम। तो इसके वजह से क्या होगा, जो हमने अभी सम निकाला तीनों एनर्जीज का, तो दिस सम मस्ट बी कांस्टेंट एट ऑल पॉइंट्स अलोंग द फ्लो। ये जो हमने सम निकाला, ये जो सम है ये आपका कांस्टेंट रहना चाहिए हर एक जगह पे, तो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे। ऑल्सो देयर इज नो एक्यूमुलेशन of liquid anywhere. Therefore, the sum must be constant. अब क्योंकि दोनों एनर्जीज क्या है, सेम है, तो दोनों का सम क्या होना चाहिए, कांस्टेंट ही होना चाहिए। तो द सम मस्ट बी कांस्टेंट एट ऑल पॉइंट्स, एट ऑल पॉइंट्स along the flow, along the flow। तो अगर हम इन जनरल बात करें, ठीक है, h हाइट h एंड h1 h2 ना कंसीडर करते हुए केवल हाइट h कंसीडर करें, वेलोसिटी v1 v2 ना कंसीडर करते हुए केवल v कंसीडर करें, प्रेशर p1 p2 ना कंसीडर करते हुए केवल p2 कंसीडर करें, क्योंकि दोनों एनर्जीज देखिए सेम आ गई, EA इज इक्वल टू EB।
टोटल एनर्जी ऑफ द मास एट पॉइंट ए मस्ट बी इक्वल टू इट्स टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी। ऐसा क्यों आया? क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे पूरा लिख दीजिए, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, principle of conservation of energy. So this principle states that for an ideal fluid no energy is lost. तो एनर्जी हर जगह पे सेम रहेगी, चाहे आप पॉइंट ए पे कंसीडर करो, यहाँ पे कंसीडर करो, लिक्विड यहाँ पे मूव हुआ, एनर्जी सेम, यहाँ पे भी मूव हुआ सेम, यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी सेम। ठीक है, जहाँ से स्टार्ट हुआ वहाँ पे भी सेम, और जहाँ से लीव कर रहा है वहाँ पे भी एनर्जी क्या रहेगी? सेम ही रहेगी। तो इसके वजह से क्या कर रहे हैं हम? एक जनरलाइज्ड फॉर्म कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, जनरलाइज्ड फॉर्म मतलब H1 की जगह केवल हम H कंसीडर कर रहे हैं, V1 की जगह केवल V कंसीडर कर रहे हैं, और P1 की जगह केवल P कंसीडर कर रहे हैं। और ये क्या है? सभी टर्म्स कांस्टेंट है, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया, सिंस देयर इज नो एक्यूमुलेशन ऑफ लिक्विड एनीवेयर द सम मस्ट बी कांस्टेंट एट ऑल पॉइंट्स अलोंग द फ्लो। तो अगर हम जनरल फॉर्म लिखे तो देयरफॉर जनरलाइज्ड फॉर्म अगर हम लिखने जाए तो आएगा GH प्लस हाफ V स्क्वायर प्लस P बाय रो, और ये होगा कांस्टेंट, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और रीअरेंज करके लिख सकते हैं, P बाय रो प्लस GH प्लस हाफ V स्क्वायर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो ये हो गया आपका बर्नौलिस थ्योरम का प्रूफ। ये आता है आपके एग्जाम में 8 मार्क्स के लिए, इसको वेरी इंपॉर्टेंट टिक करके रखिए। प्रीवियस ईयर में आया था, इस बार भी ये आने के चांसेस 100% है। तो फाइनली एंड में हम लिख सकते हैं द टोटल एनर्जी ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड रिमेन्स कांस्टेंट एट एवरी पॉइंट ड्यूरिंग द फ्लो। तो लिख देते हैं देयरफॉर द टोटल एनर्जी of unit volume of the liquid remains constant at every point during the flow। अब कुछ कुछ बुक्स में बर्नौलिस इक्वेशन जो हमने यहाँ पे लिखा है इसको कुछ अलग तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक है, ये जो हमारा इक्वेशन आया इसको दीजिए इक्वेशन नंबर 11। अगर मैं इक्वेशन 11 में दोनों साइड में g से डिवाइड कर दूं, g क्या है हमारा? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, आपको एग्जाम में यहीं तक लिख के आना है। ठीक है, ये जस्ट मैं आपको एक्स्ट्रा पार्ट बता रहा हूँ। अगर आपको कुछ बुक्स में अलग इक्वेशन दिख रहा है, ठीक है, तो उसके लिए वो इक्वेशन कैसे आया ये मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो डिवाइडिंग इक्वेशन 11 बाय जी, जी क्या है आपका? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इक्वेशन 11 कैसे बनेगा? देखिए, P जी से डिवाइड करेंगे, रो आएगा यहाँ पे, प्लस जी एच यहाँ पे जी से डिवाइड करेंगे, प्लस हाफ V स्क्वायर यहाँ पे भी जी से डिवाइड करेंगे, कांस्टेंट को भी जी से डिवाइड करेंगे। तो कांस्टेंट डिवाइड बाय एनीथिंग विल बी कांस्टेंट। तो ये जो इक्वेशन बनेगा हमारा, ये कैसे बनेगा? यहाँ से g एंड g गेट्स कैंसल आउट। तो देयरफॉर इक्वेशन आपका बनेगा P बाय रो g प्लस यहाँ पे आया h प्लस हाफ यहाँ पे आएगा V स्क्वायर बाय g, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म एज इट इज, क्योंकि कांस्टेंट को आप किसी भी चीज से डिवाइड करो वो कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है, तो कुछ बुक्स में आपको जो बर्नौलिस थ्योरम है वो इस फॉर्म में दिख सकता है। तो दोनों फॉर्म्स आपके सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है दोनों इसमें। ठीक है, और एक बात नोट कीजिए, कुछ कुछ बुक्स में आपको जो मैंने यहाँ पे रो लिखा है डेंसिटी, वो आपको इस प्रकार से लिखा दिख सकता है। ठीक है, मैं जनरली रो जो है वो ऐसे लिखता हूँ, क्योंकि ये जो रो है, ये जो आपको सिंबल दिख रहा है, ये P के जैसा दिखता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जल्दबाजी में काफी बार उसको P लिख देते हैं, बट इट इज नॉट P, इट इज रो। तो रो को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया बर्नौलिस थ्योरम, ये आपका 8 मार्क्स में आता है।
तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बर्नौलिस थ्योरम, इसको आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है एग्जाम में। थैंक यू।